अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 502 लेसन नंबर 16। पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी थी थोड़ा, तो इस वजह से मैं लेसन अपलोड नहीं कर सकी थी, बट इंशाल्लाह जो है ENG 502 और 501 के कंप्लीट मिड टर्म लेसन्स अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज जो है हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस का फोनोलॉजी के अंदर, कि किस तरह से एक स्लेबल को, एक वर्ड को, एक फ्रेज को जो है स्ट्रेस दिया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है ताकि उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बन सके, उसका एक पैटर्न बन सके, और जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, वो उस बात को समझ सके जो हम कह रहे हैं। ठीक है। स्ट्रेस और एक्सेंट जो है वो दोनों क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से स्ट्रेस भी ये चीज़ हमें बताती है कि हमें एक वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, और एक्सेंट भी जो है हमें यही चीज़ सिखाती है कि हमें एक वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आज इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, एक्सेंट्स के थ्रू या फिर हमने किस तरह से वर्ड को प्रोनाउंस किया है, उससे जो है ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि लाउडनेस कैसी होनी चाहिए, पिच कैसी होनी चाहिए, वॉवल लेंथ कैसी होनी चाहिए, ताकि क्या हो, वॉवल साउंड जो है वो क्लियर हो। ठीक है, अगर आपका स्ट्रेस ना हो, किसी भी वर्ड के अंदर अगर स्ट्रेस आता है, अगर आप उस पर स्ट्रेस नहीं देंगे तो क्या होगा, वॉवल की जो साउंड होगी वो क्लियर नहीं होगी, या फिर जो पिच होगा या जो लाउडनेस होगी वो क्लियर नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं वर्ड दिया हुआ है फ्रेज। अब ये जो वर्ड है फ्रेज, ठीक है, ये फ्रेज जो है वो एक सिंगल स्लेबल है। ठीक है, सिंगल स्लेबल इस तरह से मैं आपको पहले ये कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ कि फ्रेज को हम तोड़ नहीं सकते बीच से। ठीक है, तो फ्रेज जो है उसके ऊपर एक स्लेबल है, तो एक स्लेबल के ऊपर स्ट्रेस आएगा। अब सेकंड वर्ड देख लेते हैं हम अपना, जो है प्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे टू स्लेबल्स है, प्रो अलग, फाइल अलग। अब यहाँ पे हम जो स्ट्रेस दे रहे हैं वो फर्स्ट वर्ड पे दे रहे हैं, प्रोफाइल। ठीक है, ये जो प्रो है उसको हमने स्ट्रेस दिया। अब नेक्स्ट वर्ड देख लें, पोटैटो। ठीक है, यहाँ पे जो है तीन स्लेबल्स दिए हुए, और जो स्ट्रेस जा रहा है वो किस पे जा रहा है, सेकंड वर्ड के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो किस तरह से हमें पता चला, ये हमें इस तरह से पता चलता है कि किस तरह से आया, एक वर्ड को प्रोनाउंस करना है, उसका एक्सेंट किस तरह से निकलेगा। अच्छा, अब ये बात की जा रही है कि जब भी किसी भी आवाज़ को इस तरह से प्रोड्यूस की जाए कि उसके अंदर सिर्फ पिच हो, ठीक है, तो उसे पिच एक्सेंट कहते हैं, कि आवाज़ को कितना ज़्यादा तेज़ रखना है, कितना स्लो रखना है। ठीक है, और जब किसी लेंथ की, किसी आवाज़ को हम किस तरह से खींच रहे हैं, कि हमारे पास जो वर्ड है हम उसको किस तरह से लेंदी करें, किस तरह से खींच रहे हैं, तो वो जो है क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एक्सेंट कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा, और जब कॉम्बिनेशन से कोई आवाज़ बने, जैसे उसमें लाउडनेस भी आ रही है, पिच भी आ रहा है, तो वो स्ट्रेस एक्सेंट कहलाता है या फिर डायनेमिक एक्सेंट कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी ऐसा कोई वर्ड प्रोड्यूस हो जो सिर्फ पिच की वजह से प्रोड्यूस हो, तो वो क्या कहलाएगा, पिच एक्सेंट कहलाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जब भी ऐसा कोई वर्ड हो जो लेंथ की वजह से प्रोड्यूस हो, जिस वर्ड के अंदर लेंथ ज़्यादा जोर दिया है, उस वर्ड को क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव एक्सेंट। ठीक है, इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन से बने उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस एक्सेंट या फिर डायनामिक एक्सेंट। अच्छा, अब बात की जाए कि प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो स्ट्रेस लेवल जो होता है वो उसके अंदर मसल्स की एफर्ट यूज़ होती है। ठीक है, उसके अंदर एनर्जी यूज़ हो रही होती है, उसके अंदर वो ब्रेथ प्रेशर इंक्लूड होता है। एग्जांपल ले लें, आप किसी भी वर्ड पे जोर देंगे, ठीक है, प्रोफाइल, तो आपने एक वर्ड पे ज़्यादा क्या लगाया, अपनी ज़्यादा एनर्जी लगाई, ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, और इसका जो प्रेशर था वो भी ज़्यादा था। ठीक है, और अगर परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो स्ट्रेस लेवल होता है, ठीक है, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि उसके अंदर लाउडनेस भी होगी, लेंथ भी होगी, पिच भी होगी। ठीक है, और क्वालिटी भी होगी, मतलब वो आवाज़ जो है वो ज़्यादा क्लियर होगी। तो ये सारी चीज़ें इस पर यही चीज़ लिखी हुई है, एक मरतबा आप बस इसे रीड कर लिएगा। ओके, फिर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए जो स्ट्रेस लेवल्स के अंदर होती है, मतलब स्ट्रेस लेवल के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये बात बार बार रिपीट हो रही है, वो क्वालिटीज़ आपने याद रखनी है। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके पास आ सकता है कि स्ट्रेस लेवल्स जो होते हैं उसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो आपने ये बात रखनी है, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स है, विच इज़ लाउडर की कितनी वॉल्यूम है, कितनी ज़्यादा वॉल्यूम है, लेंथ की कितनी ज़्यादा ड्यूरेशन है, पिच की कितनी हाई या लो टोन जो है वो हो रही है, और क्वालिटी की वो आवाज़ कितना ज़्यादा क्लियर है। उस जब भी वर्ड के अंदर एक स्ट्रेस आया हो, ठीक है, किसी भी स्लेबल में वर्ड के अंदर अगर स्ट्रेस हो, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ड स्ट्रेस कहते हैं या फिर लेक्सिकल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो ये लेक्सिकल स्ट्रेस क्या है, वर्ड स्ट्रेस क्या है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है जिनके फिक्स स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, मतलब वो उनका फिक्स होता है कि जो भी वर्ड आप बोलोगे, जो भी सेंटेंस आप बोलोगे, उसका जो फर्स्ट लेवल होगा उसी पे स्ट्रेस दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश जो है वो इस तरह से नहीं होती। इंग्लिश के अंदर जो है वेरिएबल स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रेस होते हैं वहीं पे मीनिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, लेवल के ऊपर ही स्ट्रेस है, बल्कि मिड में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मिड में किस तरह से, फर्स्ट वर्ड हमने लिया फ्रेज, ठीक है, तो हमने
फ्रेज एक ही सिलेबल था तो एक ही पे फोकस किया। फिर सिलेबस था आपके पास प्रोफाइल, तो आपने फर्स्ट पे दिया प्रो लेकिन फाइल पे नहीं दिया। थर्ड पे आपने पोटैटो, पोटैटो टै जो है वो क्या है, सिलेबल है जिसपे आपने स्ट्रेस दिया है, ठीक है। एक और बात बताइए कि जो लेक्सिकल वर्ड्स के अंदर स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है, वो वर्ड्स कौन से होते हैं? वर्ब हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सारे कौन से हो गए? लेक्सिकल वर्ड्स हो गए। और जिन पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता वो कौन से वर्ड्स हैं? प्रोनाउंस, ठीक है। आप लोगों को पता होगा प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, जो नाउन की जगह पे यूज हो रहे होते हैं। तो स्ट्रेस जो है कभी भी किसी सेंटेंस के एक वर्ड के अंदर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस स्ट्रेस कहलाता है या फिर पैरासोटिक स्ट्रेस कहलाता है। पहले मैं बता चुकी थी वो जो वर्ड के स्ट्रेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लेक्सिकल स्ट्रेस या वर्ड स्ट्रेस। अब जब सेंटेंस के अंदर वर्ड के अंदर स्ट्रेस है वो सेंटेंस स्ट्रेस कहलाएगा या पैरासोटिक स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रेस होता है उसका जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है एम्फेसाइज होता है, जो मार्क किया जाता है आईपीए। और जो प्राइमरी स्लेबल होता है वो हमेशा सेकेंड स्लेबल के स्ट्रेस को कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो सेकेंड स्लेबल स्ट्रेस है। नेक्स्ट बात की जाए सेकेंड स्ट्रेस की, तो सेकेंड स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग होता है प्राइमरी स्ट्रेस के मुकाबले में देखा जाए तो, ठीक है। और ये जो है हमेशा फर्स्ट लेवल पे होता है, ठीक है। जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो सेकंड पे होगा, सेकेंडरी जो है वो फर्स्ट पे होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं, प्राइमरी स्ट्रेस हो गया, सेकेंडरी स्ट्रेस हो गया। प्राइमरी सेकंड पे जाता है और सेकेंडरी फर्स्ट पे आता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है स्ट्रेस के बाद स्ट्रेस के अंदर सिचुएशंस आती हैं जिसको हम लेवल्स भी कह सकते हैं, जैसे लेबल स्ट्रेस हो गया, वर्ड स्ट्रेस हो गया, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस स्ट्रेस हो गया, ठीक है। लेबल स्ट्रेस क्या होता है कि एक सिलेबल के ऊपर पूरे वर्ड के अंदर सिर्फ एक सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस दिया जाए, उसे ज़्यादा क्लियर किया जाए, ठीक है। दूसरा वर्ड स्ट्रेस क्या होता है, अब जो है पूरा सेंटेंस है उसके अंदर सिर्फ एक अल्फाज को जो है आप स्ट्रेस दे रहे हो, वो वर्ड स्ट्रेस कहलाता है। अच्छा, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस स्ट्रेस की बात की जाए तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास जब भी कोई एक कंप्लीट पैराग्राफ दिया हुआ हो या फिर दो क्लॉजेस को एक साथ मिला के एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया हुआ हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम जिस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहे होते हैं, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो स्ट्रेस हो, तो वो फिर क्या कहलाता है? फ्रेज स्ट्रेस कहलाता है, सेंटेंस स्ट्रेस कहलाता है या फिर क्लॉज स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सेंटेंस स्ट्रेस है वो रिदम की भी बात करता है इंग्लिश के अंदर। कैसे कि सेंटेंस स्ट्रेस जो है इज द म्यूजिक ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। एग्जाम्पल ले लें, एक कंप्लीट पैराग्राफ था, ठीक है, उसके अंदर आपने कहीं पे आपने स्ट्रेस दिया, कहीं पे नहीं दिया, कहीं पे आपकी टोन बहुत हाई हुई, कहीं पे बिल्कुल लो हो गई, तो ये एक तरह से म्यूजिक का काम करता है स्पोकन इंग्लिश पे। अगर जो है आप फटफट बस बोलने लगे हो, एग्जाम्पल ले लें, ज़्यादातर ये तब होता है जब हम कोई चीज़ याद करके आप किसी को सुनाएं, ठीक है, और वो आपको बाय हार्ट याद ना हो, तो आप क्या ऐसा लगता है कि रोबोटिक, मतलब कोई बंदा बोल ही जा रहा है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है ना उसको कुछ समझ आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही बंदा जो है उसे बहुत अच्छे से याद करके, ना सिर्फ याद करके, उसकी इतनी मरतबा उसने रिहर्सल की है कि उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ गई बिना सोचे, ठीक है। अब वो जब बात कर रहा है आपसे, ठीक है, वो अपने इमोशंस भी जाहिर कर रहा है, वो कभी पिछाई कर रहा है, कभी लो कर रहा है, तो आपको इजीली सुनने में, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से रिदम का, बीट का, एक सुर होती ना, उसका काम करता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, सेंटेंस ऑफ स्ट्रेस में आपको बता चुकी कि कंटेंट, वर्ड, स्ट्रक्चर, वर्ड्स जो है आप स्किप कर दें, ठीक है। एक मरतबा पढ़ना चाहें तो पढ़ लें कि किस तरह से एक बंदा जो है अपनी बातों पे स्ट्रेस दे के चीज़ों को अलग आगे पीछे कर सकता है, सही है। अच्छा, इंग्लिश के अंदर सेंटेंस स्ट्रेस की बात की जाए तो काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि वर्ब्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, नाउन्स हो गए, ये सारी बातें मैं आप लोगों को ऊपर पढ़ा चुकी थी। बाकी अगर आप लोगों ने ये पिक्चर्स रीड की होंगी तो आपको ये पता भी चल जाएगा कि नाउन को किस तरह से किया है स्ट्रेस, प्रोनाउन को कैसे अनस्ट्रेस किया है, ठीक है। आप स्लेबल टाइम लैंग्वेज की बात की जाए, बस आप एक मरतबा रीड कर लीजिएगा, इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से फ्रेंच और स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर स्लेबल टाइम लैंग्वेज होती है, मतलब कि उनमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो ना फिक्स होता है, ठीक है। तो ये बस आप रीड कर लिएगा अगर आप रीड करना चाहें। अच्छा, ये जो रूल्स ऑफ स्ट्रेस है ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से एक लेवल वीक होगा, एक लेवल जो है स्ट्रांग होगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो है 15 लेसन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको, अगर आपने लेसन नंबर 15 देखा है तो आपको आसानी होगी कि आपने किस तरह से इस चीज़ की तैयारी करनी है। बाकी मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग रट्टे ना मारें, बल्कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। MCQs की तैयारी अच्छे से करें, हाईलाइटेड पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लिया करें, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका यही सब्जेक्ट है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।